यूएस कोस्ट गार्ड्स की तरफ से रिलीज होने वाली इस वीडियो में एक नार्को सबमरीन को इंटरसेप्ट करते दिखाया गया है। एक मैरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट जब पैसिफिक कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रहा था तभी उनको पानी के अंदर एक सबमरीन का अक्स नजर आता है। वो फौरन यूएस कोस्ट गार्ड्स को रिपोर्ट करते हैं और चंद मिनटों में ही 2 बोट्स और एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड्स का क्रू सबमरीन के बिल्कुल करीब आ चुका था, लेकिन शायद अंदर मौजूद स्मगलर्स को इसका इल्म नहीं था। आखिर ऑफिसर्स ने जबरदस्ती सबमरीन का लैच खोला और अंदर मौजूद स्मगलर्स को अरेस्ट कर लिया। इस नार्को सबमरीन में 3000 केजी कोकेन मौजूद थी, जो साउथ अमेरिका से यूएसए तक खामोशी से लाई जा रही थी। ये उन 200 नार्को सबमरीन्स में से एक थी जिनको अथॉरिटीज ने 2006 से 2025 तक कैप्चर किया है, पर ये तो सिर्फ वो थी जो पकड़ी गई। यूएसए में हर साल हजारों सबमरीन्स इलीगल ड्रग्स पहुंचाती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। नार्को सबमरीन कैसे काम करती हैं, इन्हें पकड़ना मुश्किल क्यों होता है और आखिर इन्हें बनाया कहाँ जाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ड्रग स्मगलिंग एक ऐसा अमल है जिसकी रोकथाम के लिए हर कंट्री हर दौर में अलग अलग इदारे बनाती आई है और नए नए तरीकों से ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद हम देखते हैं कि यूएसए और यूरोप के कई मुल्कों में अभी तक इसे 100% रोका नहीं जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स अपने आप को एंटी ड्रग फोर्सेस से हमेशा 2 कदम आगे रखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से ही साउथ अमेरिका इल्लीगल ड्रग माफिया का गढ़ रहा है और इसकी वजह है यहाँ का यूनिक क्लाइमेट, जो कोका प्लांट की पैदावार के लिए सबसे परफेक्ट है। फिल वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन की पैदावार कोलंबिया में होती है। यूएसए में पकड़ी गई 90% कोकेन का ताल्लुक कोलंबिया से बताया जाता है। इसके बाद आता है पेरू और फिर बोलीविया। ये तीनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और इन्हीं को ही कोकेन इंडस्ट्री का गोल्डन ट्रायंगल या एंडियन ट्रायंगल समझा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी कोकेन है उसका 99.5% हिस्सा इन 3 मुल्कों में ही प्रोड्यूस होता है। अब साउथ अमेरिका से इन ड्रग्स को सेंट्रल अमेरिका और यूरोप तक लेके जाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते रहे हैं। 1960s में जब सख्ती कम होती थी तो लोग अपने लगेज में ही डालकर नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स में इसे सेंट्रल अमेरिका और यूरोप तक लेके जाते थे। फिर सख्ती बढ़ने लगी तो बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया, पर क्योंकि स्मगलिंग में प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर अगर प्रोडक्ट इल्लीगल हो, तभी ड्रग माफिया ने 1980s के दौरान छोटे सेस्ना जहाज़ों का इस्तेमाल भी किया। इन जहाज़ों को कोलंबिया से उड़ाकर कैरेबियन के छोटे आइलैंड्स जैसा कि नॉर्मैंस या फिर सेंट्रल अमेरिका के जंगलात में बनी सीक्रेट एयर स्ट्रिप्स पर उतारा जाता था। ये वो दौर था जब पाब्लो एस्कोबार का मेडेयिन कार्टेल दुनिया की 80% कोकेन मार्केट को कंट्रोल करता था। कार्लोस लेदर जैसे शातिर पार्टनर्स ने नॉर्मैंस के जैसे आइलैंड्स को स्मगलिंग हब बना दिया था, जहां ये छोटे जहाज लैंड करते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता रेडार सिस्टम्स के बेहतर हो जाने की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने इन छोटे जहाज़ों को भी पकड़ना शुरू कर दिया। फिर कार्टेल्स ने इस्तेमाल शुरू किया स्पीड बोट्स का। ये आम स्पीड बोट्स नहीं बल्कि स्पेशली मॉडिफाइड इंजन के साथ बनाई जाती थी। ड्रग्स से भरी इन बोट्स को भगाकर कैरेबियन आइलैंड्स तक पहुंचाया जाता था। जब तक कोस्ट गार्ड्स की नजर उन पर पड़ती, ये बोट्स अपना काम करके वापस चली जाती थी। पर कैरेबियन और पैसिफिक कोस्ट पर यूएसए और उसके अलाइज ने समंदरी पेट्रोलिंग बढ़ा दी और एडवांस्ड रेडार सिस्टम लगा दिए, जिससे इन मॉडिफाइड स्पीड बोट्स को भी ट्रैक करना आसान हो गया। 1990s तक बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स का यूएसए तक हवाई और समंदरी रास्ता बंद हो चुका था और इसी दबाव ने इंजीनियरिंग इनोवेशन को जन्म दिया। उस वक्त उनको जरूरत पेश आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो रेडार्स को भी धोखा दे सके, मेरीन पेट्रोल्स की नजर से भी ओझल हो सके और सबसे बढ़कर उसमें ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स भी ट्रांसपोर्ट की जा सके। कार्टेल्स ने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए अब सबमरीन्स बनाने का फैसला किया। ऐसी सबमरीन्स जो बनी थी फाइबर ग्लास की, जिसकी वजह से रेडार उनके सिग्नेचर को फिल्टर कर देता है।
जहां बोट्स में लिमिटेड कैपेसिटी होती थी, वहीं इन सबमरीन्स में 5 से 10 टन तक ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। ये सबमरीन, जिनको नार्को सबमरीन कहा जाता है, इतनी कामयाब हुई कि कई सालों तक एंटी नारकोटिक्स पुलिस को पता ही नहीं चला कि सेंट्रल अमेरिका में ड्रग्स किस रास्ते से लाई जा रही हैं। 1990 से शुरू होने वाले इस ट्रेंड का भांडा तब फूटा जब करीब 16 सालों के बाद 2006 में पहली नार्को सबमरीन पकड़ी गई। कोस्टा रिका के पैसिफिक कोस्ट से करीब 160 किलोमीटर दूर यूएस कोस्ट गार्ड्स का अमला हवाई पेट्रोलिंग पे निकला हुआ था, तभी उनको प्लास्टिक के 3 पाइप्स पानी से निकले हुए दिखाई दिए। ये 50 फुट लंबी लकड़ी और फाइबर ग्लास से बनी नार्को सबमरीन थी। यूएस कोस्ट गार्ड्स का कहना था कि उन्होंने इसके बारे में सुन तो रखा था, लेकिन देखा पहली मर्तबा है। पर ड्रग माफिया के इंजीनियर्स इन सबमरीन्स को बनाते कहां पर हैं, इनके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं, और आखिर इतनी महंगी सबमरीन को स्मगलर्स खुद समंदर में क्यों डुबो देते हैं। आपको यहाँ बताते चलें कि 2006 से लेकर अभी तक टोटल 200 सबमरीन्स पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन अथॉरिटीज का मानना है कि इससे कई गुना ज्यादा अभी तक अनडिटेक्टेड रही है। नार्को सबमरीन्स की टोटल 4 किस्म मौजूद हैं। पहली है लो प्रोफाइल वेसल, जिसे LPV भी कहा जाता है। ये असल में पूरी तरह पानी के अंदर सबमर्ज्ड नहीं होती, बल्कि इसका ज्यादातर हिस्सा पानी के नीचे रहता है और छोटा सा टॉप पानी के ऊपर। ये लगभग 14 मीटर्स लंबी होती है और इसका रंग समंदर से मिलता जुलता होता है, जो इसे एंटी डिटेक्शन भी बनाता है। कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 7.7 टन कोकेन ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। अथॉरिटीज का कहना है कि ये अक्सर साउथ अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका के छोटे रूट पर ही चलती है। दूसरी नार्को सबमरीन है ट्रांस अटलांटिक सेमी सब। ये पहले LPV मॉडल जैसी ही होती है, लेकिन ज्यादा मॉडर्न और काफी बड़ी, लगभग 20 मीटर से भी ज्यादा लंबी। इसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक इंजन के लिए, एक क्रू और एक कार्गो के लिए। इसमें टोटल 20,000 लीटर्स तक फ्यूल कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से ये लंबे समंदरी सफर जैसा कि ब्राजील से यूरोप तक भी आसानी से ट्रेवल कर सकती है। इन सबमरीन्स में GPS नहीं होता, बल्कि अंदर बैठे स्मगलर्स कंपास की मदद से डायरेक्शन बदलते हैं। तीसरी है स्नॉर्केल सब। ये मॉडल असल सबमरीन से मिलता जुलता है, जो पूरी तरह पानी में डूब सकती है। 24 मीटर्स लंबी और फाइबर ग्लास की बॉडी। जब ये एक्शन में होती है तो सिर्फ एक स्नॉर्केल पाइप पानी के सरफेस से ऊपर रहता है, जिससे डीजल इंजन के लिए हवा और क्रू के लिए ऑक्सीजन मिलता है। इसमें बैलेस्ट टैंक्स होते हैं जो खतरा महसूस होने पर इसे और गहराई में ले जाते हैं। आज तक ऐसी कोई भी सबमरीन समंदर में पकड़ी नहीं गई। और फोर्थ है सबसे शातिर इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन। ये नार्को सबमरीन की सबसे एडवांस्ड और नए दौर की किस्म है। 12 मीटर्स लंबी फाइबर ग्लास की बॉडी और अंदर कोई क्रू नहीं। इसमें डीजल इंजन भी नहीं होता, बल्कि बैटरीज का इस्तेमाल सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है। इलेक्ट्रिक होने की वजह से ये बेहद खामोश होती है और सोनार स्कैनर्स भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर होती है, इसीलिए इसे बड़ी शिप से रस्सी बांधकर टो किया जाता है। जब कोस्ट गार्ड्स आते हैं तो इस रस्सी को अनहुक कर दिया जाता है और ये पानी के अंदर जाकर छुप जाती है। अथॉरिटीज का कहना है कि अभी तक ये सबमरीन कभी भी एक्शन में पकड़ी नहीं गई। जंगल में सिर्फ इसके मॉडल्स मिले हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में मालूम पड़ सका। इन सबमरीन्स में क्रू के लिए एक छोटा वॉशरूम, वहीं पर सोने की जगह और खाने पीने के लिए एनर्जी बार्स होती हैं। अब जानते हैं कि इतनी एडवांस्ड सबमरीन्स आखिर बनाई कहाँ जाती हैं। इन सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन ज्यादातर साउथ अमेरिका के घने जंगलात में छुपे हुए शिप यार्ड्स में होती है। ये इतने दूर दराज इलाके हैं कि यहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल होता है, और घने जंगलात की वजह से इन शिप यार्ड्स को सैटेलाइट, ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर की मदद से भी नहीं देखा जा सकता। एक अंदाजे के मुताबिक एक सबमरीन को बनाने में $2 मिलियन तक खर्चा आता है, लेकिन ये कॉस्ट 10 टन कोकेन, जिसकी कीमत $400 मिलियन तक होती है, उसके सामने कोई मायने नहीं रखती। तभी इनको सिर्फ वन टाइम यूज के लिए ही बनाया जाता है।
जैसे ही मिशन कंप्लीट हो गया, इसका वाल्व खोलकर इसे समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ना कभी ये सबमरीन कोस्ट गार्ड्स को मिले और ना ही इसको बनाने वालों तक पहुंचा जा सके। यहाँ तक कि अगर अंदर क्रू मौजूद हो और उनको पता चल जाए कि कोस्ट गार्ड्स करीब आ रहे हैं, तो वो फौरन इमरजेंसी वाल्व खोलकर इसे जानबूझकर डुबो देते थे और खुद बाहर निकल जाते थे ताकि पीछे कोई सबूत ना बचे। 2008 से पहले यूएसए में ये लॉ था कि अगर नार्को सबमरीन डूब रही हो तो कोस्ट गार्ड्स उसके क्रू को सिर्फ डूबने वाला समझकर उन्हें रेस्क्यू करेंगे। और क्योंकि सबमरीन तो हजारों मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर जाकर खो गई और सारे सबूत मिट गए, इसीलिए उन पर केस चलाना मुश्किल होता था। लेकिन 2008 के बाद ये लॉ बदल दिया गया। फिर भी स्मगलर्स ऐसी हालत में सबमरीन को डुबो देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सबूत ना मिलने की वजह से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करना आसान हो जाएगा और हो सकता है सजा कम हो जाए। यही वजह है कि ज्यादातर नार्को सबमरीन्स के मुकद्दर में ही डूबना लिखा है, चाहे वो कामयाब डिलीवरी करें या फिर पकड़ी जाएं। बहुत ही कम केसेस में ऐसा हुआ है कि कोस्ट गार्ड्स ने किसी नार्को सबमरीन को एक्शन में पकड़ लिया हो। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि अथॉरिटीज को नार्को सबमरीन की ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 2022 में स्मगलिंग की दुनिया का एक अहम मोहरा ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो पकड़ा गया, जिसे किंग ऑफ नार्को सबमरीन का लक़ब हासिल था। ये स्मगलर नहीं था बल्कि उसका बुनियादी काम इन सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन था। बाद में मालूम पड़ा कि ऑस्कर ने माजी में स्पीड बोट्स के जरिए कोकेन ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किया है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने खुद को कार्टेल्स के लिए बेहतरीन और स्टेल्थ वेसल्स बनाने वाले डिजाइनर और इंजीनियर के तौर पर काम किया। ये मेक्सिको और कोलंबिया के बड़े क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए वेसल्स बनाता था। ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो आम तौर पर अपने जंगल के सीक्रेट शिप यार्ड में ही रहता था, लेकिन जनवरी 2022 में वो कोलंबिया के शहर मेडेलिन में कोई डील क्रैक करने गया था और वहीं उसे अरेस्ट कर लिया गया। इस मिशन में कोलंबिया की नेशनल पुलिस और आर्मी के साथ साथ यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार भी शामिल थे। ऑस्कर जैसे मास्टर बिल्डर्स की गिरफ्तारी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक बड़ी जीत जरूर है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आइसबर्ग का किनारा है। हर कामयाब ऑपरेशन के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि हजारों टन कोकेन अभी भी समंदर की सतह के नीचे से सेंट्रल अमेरिका और यूरोप तक पहुंच रही है। जहां पुरानी सबमरीन्स को समंदर की गहराइयों में डुबाकर सबूत मिटा दिया जाता है, वहीं इस वक्त भी कोलंबिया के घने जंगलात में कोई नया जीनियस इलेक्ट्रिक, साउंडलेस और अनमैन्ड ड्रोन सबमरीन्स पर काम कर रहा होगा। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक इन ड्रग्स की डिमांड मौजूद है, बड़े बड़े कार्टेल्स का अरबों डॉलर का कारोबार अलग अलग रूप धारता रहेगा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।